बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान से सभी मुद्दों पर सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता के रुख पर कायम भारत। बातचीत से पहले आतंकवाद पर लगाम को बताया जरूरी। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के भविष्य का आज हो सकता है फैसला। विधानसभा अध्यक्ष ने फ्लोर टेस्ट के लिए आज शाम 6 बजे की समय सीमा की तय। सोमवार को तीसरे दिन भी विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बिना सदन की कार्यवाही स्थगित। 2 निर्दलीय विधायकों और कांग्रेस की याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। राज्यसभा के एजेंडे में बच्चों के साथ यौन अपराध पर मौत की सजा के प्रावधान वाला विधेयक, वित्त और विनियोग विधेयक के अलावा स्वच्छ गंगा अभियान पर आधे घंटे की चर्चा भी कार्यसूची में शामिल। श्रम सुधार से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में होंगे पेश। मोटरयान संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा रहेगी जारी। वर्चुअल करेंसी पर गठित अंतर मंत्रालय समिति की देश में निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए जुर्माना लगाने की सिफारिश। रिपोर्ट में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पर विचार का भी दिया प्रस्ताव। समिति ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक 2019 का मसौदा भी सौंपा। भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर दुनिया भर से बधाइयां। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को दी बधाई। कहा, मिशन का समर्थन करने पर गर्व। चीन के मून मिशन प्रमुख ने दी शुभकामनाएं। विश्व मीडिया ने की सराहना। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मुलाकात में कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने 2 ट्वीट करते हुए इस पर भारत का रुख साफ किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रेस को दिए उस बयान को देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान अनुरोध करते हैं तो वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह का कोई अनुरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारत का लगातार यही रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय चर्चा की जाए। दूसरे ट्वीट में रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत के लिए सीमा पार आतंकवाद पर रोक जरूरी होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों के द्विपक्षीय रूप से समाधान के लिए शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र का अनुपालन आधार होगा। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। इमरान खान से व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पहली बार मुलाकात की। और फिलहाल हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर हम देखें तो जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात, फिर से कश्मीर मसला एक बार सामने आया है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसे कैसे देखा समझा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पूरी घटनाक्रम है उसमें एक बात साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी अभी हड़बड़ी में है। 2020 में उनका भी चुनाव होने वाला है और चुनाव होने के पहले वे चाहते हैं कि कम से कम अफगानिस्तान मामले पे उनको एक तरह की उपलब्धि हासिल हो जाए। और जिस तरीके से वे पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान पर नकेल कस रहे थे,
उस नकेल कसने में कभी होता है कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी नरमी दिखाना कभी गर्मी दिखाना, तो मुझे लगता है कि उसी प्रक्रिया का अंग है कि वे पाकिस्तान को एक दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं कश्मीर मुद्दे पे आपकी मदद कर सकता। अखिलेश सुमन से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, तो यानी उनकी बातों से जो साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मुद्दों पर विचार करते हुए, एक तरह से कहा जाए हो सकता है कि ये उनका एक दाव हो, लेकिन भारत ने उनके इस बयान को सिरे से खारिज किया है। कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भारत ने सिरे से खारिज किया है। अब बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक में विश्वास मत पर चर्चा के बीच शक्ति परीक्षण को लेकर चल रहा सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। विश्वास मत प्रस्ताव पर 3 दिन की बहस के बाद भी वोटिंग नहीं हो सकी। विधानसभा की कार्रवाई कल देर रात तक चली। आखिरकार स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने मंगलवार सुबह तक के लिए सदन को स्थगित करते हुए बहुमत परीक्षण की नई डेडलाइन तय की है। स्पीकर ने कहा है कि आज शाम 6 बजे तक बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाए। विश्वास मत प्रस्ताव पर लंबी प्रक्रिया से नाराज स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि मंगलवार को शाम 4 बजे तक चर्चा संपन्न हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी और जेडीएस कांग्रेस विधायकों के गतिरोध के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया ने सदन में कहा कि सदस्यों के संबोधन के बाद बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। इसके बाद देर रात 11:45 पर विधानसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग में हो रही देरी को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन में अवरोध किया। इस बीच 2 निर्दलीय विधायकों और कांग्रेस की याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। शाम में 6 बजे के अंदर कंप्लीट होना है वोटिंग करके। स्पीकर ने लास्ट एक मौका दिया है। शुक्रवार स्वयं सीएलपी लीडर सिद्धरामैया जी और सभा नायक मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी और साथ साथ सभाध्यक्ष रमेश कुमार ने तीनों बोल दिए थे, ओपन में सदन में कमिटमेंट कर दिए थे, सोमवार के विश्वास मत का वोट करने के फैसला करेंगे बोल दिए थे। आज तक डेलिबरेटली डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। गलत आरोप करके प्रवोक करने के कांग्रेस और जेडीएस एमएलए साथ साथ मंत्री भी कर रहे हैं। और अब बात करेंगे संसद सत्र की। संसद के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा के एजेंडे में बच्चों के साथ यौन अपराध पर मौत की सजा के प्रावधान वाला विधेयक शामिल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इस विधेयक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों के उपयोग पर काबू के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के कारण और उद्देश्यों में कहा गया है कि देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि के लिए उपबंध करने की खातिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। सदन में 18 जुलाई को यह विधेयक पेश किया गया था। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में विनियोग विधेयक 2019 भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 2 विधेयक पर विचार और लौटाने का प्रस्ताव करेंगी। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद केंद्र सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि निकाल सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इस वजह से राज्यसभा में इस पर वोटिंग की व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक 2019 भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019-20 के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने को लेकर विधेयक पर विचार और लौटाने का प्रस्ताव करेंगी। वित्त विधेयक को 18 जुलाई को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। वित्त विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। इसमें बजट में प्रस्तावित करों को लागू करने, खत्म करने, रियायत देने, बदलने या नियमित करने से जुड़े सारे दस्तावेज शामिल होते हैं। वित्त विधेयक भी धन विधेयक होता है। श्रम सुधार से जुड़े 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। इनमें मजदूरी संहिता 2019 और उपजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2019 शामिल हैं। इसके अलावा मोटरयान संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा
जारी रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज चर्चा का जवाब दे सकते हैं। लोकसभा की कार्यसूची में विचार और पारित किए जाने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक, डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक, अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक और सरकारी स्थान अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 भी शामिल है। राज्यसभा में कल मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को सर्वानुमति से मंजूरी दे दी गई। दोपहर बाद विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की गई और बाद में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आयोग के सदस्य की नियुक्ति एक समिति करती है, लिहाजा सदस्यों का इस तरह की आशंका रखना कि कि पुनर्नियुक्ति प्रावधान की वजह से यह सरकार का आयोग बन जाएगा, यह आशंका और आपत्ति बेवजह है। अध्याय 2 की धारा 4 के तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट की है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्री के सिफारिश पर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। इसके लिए कमेटी बनी है। कमेटी में कौन है? प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, गृह मंत्री हैं, विपक्ष के दोनों सदनों के नेता हैं, राज्यसभा के उपसभापति महोदय स्वयं है, और इतने सारे लोग जब मिलकर लगभग यूनानिमिटी के साथ कोई किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करते हैं और उस पर भी हम संशय खड़ा करेंगे मान्यवर, तो मैं नहीं मानता कोई भी लोकतांत्रिक संस्थान काम कर पाएगा। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 कल लोकसभा से पारित हो गया। मत विभाजन में विधेयक के पक्ष में 218 वोट और विरोध में 89 वोट पड़े। आपकी जगह 79 वोट पड़े हैं विरोध में। और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया और विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय होंगी। फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। कृति, आज के एजेंडे की बात करें तो बच्चों के साथ यौन अपराध पर मौत की सजा के प्रावधान वाला विधेयक राज्यसभा के एजेंडे में है और साथ ही वित्त और विनियोग विधेयक है। उसके अलावा स्वच्छ गंगा अभियान पर आधे घंटे की चर्चा भी कार्यसूची में शामिल है। एक तरह से आज का एजेंडा देखें तो काफी महत्वपूर्ण एजेंडा है। क्या आसार है आज? है कि जो राज्यसभा की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चलेगी। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा है। अगर आज की हम कार्यसूची की बात करें तो पॉक्सो अमेंडमेंट बिल है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसकी परिभाषा को बढ़ाना और साथ ही साथ जो पनिशमेंट है उसको और स्ट्रिंजेंट और कड़ा बनाना, ये बेहद ही महत्वपूर्ण बिल है जो बच्चों के खिलाफ जो यौन शोषण होता है उसकी रोकथाम के लिए। और साथ ही साथ अप्रोप्रिएशन बिल है और फिनेंस बिल है। देखिए, ये दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं और जब फिनेंस बिल पास हो रहा था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया था कि जिस तरह के बजट प्रपोजल्स हैं इस बार फिनेंस बिल में, उससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल पेमेंट और जो ईज ऑफ लिविंग है वो सिटीजन्स और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरकार के फोकस में है। और वहीं अगर हम अप्रोप्रिएशन बिल की बात करें तो तकरीबन 98.18 लाख करोड़ रुपीस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने का प्रावधान है अप्रोप्रिएशन बिल में। तो इसके आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है राज्यसभा में और जब ये दोनों बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएंगे तब ये जो पूरी बजटरी एक्सरसाइज है वो पूरी हो जाएगी। तो कहा जा सकता है बेहद अहम काम आज राज्यसभा में। प्रीति, बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं आभासी मुद्रा यानी वर्चुअल करेंसी पर गठित अंतर मंत्रालय समिति ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक 2019 का मसौदा और रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई वाले एक अंतर मंत्रालय समूह ने देश में निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया है। साथ ही समूह ने देश में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि के लिए जुर्माना लगाने की भी सिफारिश की है।
सरकार ने 2 नवंबर 2017 को आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की थी। समिति को आभासी मुद्रा से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करने और इसके लिए कार्रवाई पर भी सुझाव देने का काम दिया गया। भारत ने चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के जरिए अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रच दिया है। चांद पर इसरो के दूसरे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 का कल दोपहर 2:43 पर सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो प्रमुख के सिवन ने इस अभियान को भारत के लिए चांद की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत बताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस कामयाबी पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अभियान पर पैनी निगाह रखी और अपने ऑफिस से इस लॉन्चिंग को लाइव देखा। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के साथ देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण से पूरा देश गौरवान्वित है। Three, 2, 1, 0। इस ऐतिहासिक पल का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार तय वक्त सोमवार दोपहर 2:43 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और सफल उड़ान भरी। चंद्रमा के अनछुए पहलुओं का पता लगाने के लिए इसरो के इस महा मिशन के सफल प्रक्षेपण का इसरो प्रमुख के सिवन ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि GSLV ने 3850 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है और इसकी लॉन्चिंग हमारी सोच से बेहतर रही है। स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, I am extremely happy to announce that GSLV Mark III vehicle successfully injected Chandrayaan 2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our internet is better. पहले चंद्र मिशन की सफलता के 11 साल बाद GSLV Mk3 से 978 करोड़ रुपए लागत वाले चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया है। इसे चांद तक पहुंचाने में 48 दिन लगेंगे। इसरो की तरफ से कहा गया है कि अभी रॉकेट की गति बिल्कुल सामान्य है और सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। इसरो प्रमुख के मुताबिक चंद्रयान 2 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होंगे, जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला होगा। They are going to do the 15 very crucial maneuvers in next 1.5 months and finally bringing the Chandrayaan 2 around the moon to place. After that, the D-Day will come. On that day, we are going to experience 15 minutes terror to ensure the landing is safely near South Pole. And to carry out the project of this magnitude, definitely the credit must go to the team ISRO, along with the contributions from the review team, quality personnel, as well as industry. इस मिशन के कामयाब होने पर रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जो दूसरे खगोलीय पिंडों पर रोवर उतार सकेगा। इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, लेकिन चुनौतियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसरो वैज्ञानिकों का मानना है कि सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा साउथ पोल रीजन में उतरना भी अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, श्रीहरिकोटा से। और इसरो की इस उपलब्धि पर संसद के दोनों सदनों में बधाई दी गई। Good news. It gives me great happiness to inform the House that Chandrayaan 2 has been successfully launched by
the Indian Space Research Organization ISRO and the Department of Space from Sriharikota Range, SHAR, a short while ago. I extend heartiest congratulations to all our countrymen and scientists and personnel of ISRO and Department of Space on behalf of the entire House and also on my own behalf on this momentous achievement. Chandrayaan-2 has been launched aboard the first operational flight of the indigenously developed and manufactured GSLV Mk3. This is the most powerful Indian rocket to date. The vehicle is as well as Chandrayaan-2 are fully designed and fabricated in India. Therefore, our scientists deserve special compliments. Their achievement has enhanced the country's pride and confidence. This development represents a golden chapter in the history of not only the development of science and technology in India, but also of the country itself. चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं मिली हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान-2 की सफलता पर इसरो को बधाई दी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई देते हुए कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारत के इस मिशन में हासिल की जाने वाली जानकारियों को जानने के लिए वो उत्सुक हैं। चीन के चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम के प्रमुख ने भारत को चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई देते हुए कहा है कि चीन अपने चंद्र मिशन पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है और वो अपने अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की योजना किसी अन्य देश की प्रतिस्पर्धा में नहीं बना रहा है। और अब बात मौसम और बारिश की। बिहार और पूर्वोत्तर में नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम और बिहार में मरने वालों की तादाद 170 हो गई है। दोनों राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से जुड़ी घटना में मृतकों की संख्या 66 हो गई। राज्य के 33 में से 18 जिलों में 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 187 जानवरों की भी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने 757 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र बनाए हैं, जिनमें कुल 96,000 से ज्यादा विस्थापित लोग रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों की मदद के लिए सेना ने कई इलाकों में चिकित्सा शिविर लगाए हैं। बिहार में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 104 हो गई है, जबकि 76,85,000 से अधिक की आबादी प्रभावित है। बारिश रुकने से नदियों में जलस्तर कम हुआ है। 12 जिलों में 81 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। 76,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता की जा रही है। सामुदायिक रसोई के जरिए बाढ़ प्रभावित ग्रामीण लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवानों द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। केरल में भारी बारिश से जुड़ी घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कासरगोड, कन्नूर और कोझिकोड जिलों में प्रोफेशनल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। राज्य में भारी बारिश से 11 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग ने कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 27 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 350 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर, सोमवार की शाम मतदान समाप्त होने के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और इस बात का ऐलान आज होने की संभावना है कि थेरेसा मे के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। इस दौड़ में फिलहाल सबसे आगे पूर्व वित्त सचिव बोरिस जॉनसन हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 सदस्यों ने जॉनसन और मौजूदा वित्त सचिव जेरेमी हंट के बीच प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए वोट दिया है। थेरेसा मे कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगी, क्योंकि उन्हें कल हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना अंतिम सत्र संबोधित करना है। इसके बाद वो बकिंघम पैलेस जाएंगी, जहां वो आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपेंगी। बात खेलों की। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की आज से शुरुआत हो रही है। भारतीय खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष एकल में बी साई प्रणीत आज जापान के केंटा निशिमोटो के खिलाफ कोर्ट में उतरेंगे। वहीं समीर वर्मा, किदाम्बी श्रीकांत और एच एस प्रणय अपने मुकाबले कल खेलेंगे। एच एस प्रणय का सामना हमवतन किदाम्बी श्रीकांत से होगा। वहीं समीर वर्मा डेनमार्क के एंडर्स
एंटोनसन से भिड़ेंगे। महिला एकल में पीवी सिंधु कल चीन की हेन युई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। बात खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को जन्मे तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष रहे। उन्होंने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से 2 समाचार पत्र शुरू किए जो काफी लोकप्रिय हुए। तिलक अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र उनके योगदान को सदैव स्मरण करता रहेगा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की भी आज जयंती है। इस मौके पर देश उनके बलिदान को याद कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। 17 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। सैंडर्स वध, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकना, वायसराय को ट्रेन बम से उड़ाने की चेष्टा, सबके नेता वही थे। इससे पूर्व उन्होंने प्रसिद्ध काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि वो एक निर्भीक और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उनकी वीरता की गाथा देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। आज गुजरे जमाने के बेहतरीन अभिनेता महमूद की पुण्यतिथि है। करियर की शुरुआत में कड़े संघर्षों के दौर से गुजरे महमूद ने आगे चलकर ऐसा मुकाम हासिल किया जहां आज तक शायद ही कोई पहुंच पाया हो। आइए याद करते हैं बेमिसाल हास्य कलाकार महमूद को उनकी पुण्यतिथि पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मशहूर हास्य कलाकार महमूद की हर अदा आज भी लोगों के जहन में है। तो क्या हुआ दिल वाले हैं। महमूद को पर्दे पर दिखने की दरकार नहीं थी, हंसाने के लिए उनका नाम ही काफी था। तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। उस दौर में महमूद अकेले ऐसे हास्य कलाकार थे जिनकी तस्वीर फिल्मी पोस्टर में हीरो के साथ रहा करती थी, लेकिन ये मुकाम उन्हें काफी संघर्ष के बाद मिला। शुरुआत में छोटे मोटे रोल करने के बाद 1961 में फिल्म ससुराल में उन्हें बड़ा काम मिला और ये फिल्म उनकी पहली हिट साबित हुई। 1964 में आई उनकी फिल्म प्यार किए जा। इस फिल्म में महमूद और उनके पिता यानी ओम प्रकाश के बीच कॉमिक टाइमिंग आज भी बेमिसाल है। मेरी कहानी बहुत डरावनी है ना, आप नहीं सुन सकेंगे, लेकिन फिर भी सुनिए डैडी। 80 का दशक आते आते महमूद साहब ने फिल्में कम कर दी। उनके आखिर की फिल्मों में अंदाज अपना अपना काफी मशहूर रही। ये क्या नजर नहीं लगे इसलिए थूका है। अच्छा। महमूद को कई फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। अपने फिल्मी सफर में महमूद ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अच्छा, बता दिया। महमूद एक ऐसे कलाकार रहे जिन्हें याद करके आंखें नम तो होती हैं, लेकिन हंस हंस के। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।